हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में भी मोटा मोटी 3 से 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो लिकर इंडस्ट्री। यस, लिकर स्टॉक्स की बात करें, अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को फाइट देखने को मिल रही है। किस चीज़ की फाइट है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिकर इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ टॉप कंपनीज जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतान, राइट, ऐसी कुछ कंपनी से हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल यहाँ पे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त मतलब आरोप यहाँ पे लगाया है। एंड इसके चलते जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उनको कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए ये मामले को कि बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही करके। तो वो कौन सी कंपनी है तो दोस्तों रेडिको खैतान ने यहाँ पे क्या किया, आरोप लगाया है। किसके ऊपर आरोप लगाया है तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है यूबीएल। तो क्या सिर्फ यूबीएल के ऊपर आरोप लगाया? नहीं, और 2-3 कंपनी से, बट वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए मैंने यूबीएल आप लोगों के सामने रखा हुआ है। आरोप किस पॉइंट से लगाया है तो वो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं रेडिको खैतान ने आरोप लगाया है कार्टेलाइजेशन का। कार्टेलाइजेशन मतलब ग्रुप बनाते हैं, राइट, एंड ग्रुप बनाकर वो क्या कर लेते हैं, खुद के फायदे की कंपनियां काम की चीज़ें यहाँ पे करते हैं जो कि गलत होती है, राइट। आप देख सकते हैं रेडिको खैतान ने आरोप लगाया कार्टेलाइजेशन किस चीज़ से रिलेटेड, लार्ज लिकर कंपनीज, राइट। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो ब्रांड्स है, राइट, उनसे रिलेटेड उन लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश में, राइट। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने किसको कंप्लेंट की है, कार्टेलाइजेशन को। तो ऑब्वियसली सीसीआई को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको उन्होंने कहा है कि आप इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड इसी चीज़ के चलते सीसीआई ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर दिया है। बेसिकली आरोप क्या है तो आरोप ये है दोस्तों कि रेडिको खैतान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है कि कुछ बड़े ब्रांड्स जैसे कि फॉरेन ब्रांड्स है प्लस यूबीएल की बात करें, ये आंध्र प्रदेश के जो लिकर बेचने वाली जो मतलब रिटेलर्स होते हैं उनको यहाँ पे धमका रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांड्स का सेलिंग करोगे, शेल्फ पे रखोगे, तो हम हमारे फॉरेन ब्रांड्स या फिर यूबीएल जो उनका प्रोडक्ट है वो आप लोगों को देंगे ही नहीं बेचने के लिए। एंड इनका तो डिमांड बहुत ज़बरदस्त रहता है, अगर वो बेचेंगे नहीं उनको तो ऑब्वियसली उनके स्टोर्स के ऊपर कौन आएगा। तो इस प्रकार का दबाव उनके ऊपर मेंटेन किया जा रहा है कि आप डोमेस्टिक जो माल है वो यहाँ से हटा दो और सिर्फ हमारा ब्रांड रखो करके, राइट। इस प्रकार की चीज़ें चल रही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप लगाया है किसने, रेडिको खैतान ने इन कंपनीज़ के ऊपर। अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। एंड अगर इन्वेस्टिगेशन सच हुआ तो जिन भी कंपनीज़ के नाम सामने आ रहे हैं जिसमें लिस्टेड एंटिटी यूबीएल भी देखने को मिल रही है तो ज़रूर उनके ऊपर हेवी पेनल्टी यहाँ पे लगाया जा सकता है। देख लेते हैं आगे का क्या यहाँ पे हो जाता है। देन दोस्तों आ जाते हैं न्यूज़ नंबर 2 के ऊपर जिसका नाम है TTML। ये भी एक रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है। ठीक है, तेज़ी बन जाती है, मतलब आप आर्ग्यूमेंट करने के लिए बोल सकते हो कि सर यहाँ पे अगर नीचे स्तर पे भी जिसने बाइंग किया होगा 2-3 रुपये पे तो आज भी उसने ज़बरदस्त पैसा छापा होगा, ठीक है, बट ये बोलने के लिए चीज़ें ठीक लगती है। मतलब अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कई सालों से ये स्टॉक हम लोग को मतलब 8-8 साल एक ही जगह पे देखने को मिल रहा था, वो सडनली बुल रन आ गया, इसी चक्कर में भाग लेता है एंड वापस नीचे आ जाता है। तो तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होता है, ये मल्टीपल टाइम मैंने आप लोगों को सिखाया है, सिर्फ तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक, चाहे फॉर वो BCG क्यों ना हो, उसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं, क्योंकि ये जब तेज़ी आती है ना तो इसमें बड़े प्लेयर्स बाइंग करते हैं। बड़े प्लेयर्स के बाइंग के करते मतलब मान लीजिए आपने 5 शेयर खरीद लिया, आपको क्या लगता है आप शेयर भागेगा? नहीं, बट जो बड़े प्लेयर होते हैं वो 50-50 हज़ार क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, अपर सर्किट लगना शुरू, एंड जो स्टडी करना पसंद नहीं करते रिटेल इन्वेस्टर वो ब्लाइंडली खरीदना शुरू कर लेते हैं। और उसके बाद पता ही है कि स्टॉक एक लेवल पे ज़बरदस्त भागने के बाद क्या किया जाता है कि ज़बरदस्त डंप किया जाता है। एंड फिर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो पैसा कमा लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इंतजार करते रहते, कमेंट सेक्शन में लिखते रहते खरीदो, 1000 जाएगा, 2000 जाएगा, राइट। एंड आपको तो पता ही है कि हकीकत क्या होती है। एनीवेज अभी कंपनी के Q4 के नंबर आ चुके, कहानी वही है दोस्तों जो पुरानी कहानी थी, मतलब। तो चलिए थोड़ा सा नंबर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। TTML के नंबर मैंने ओपन किया, रुपीज़ इन करोड़ में ही है। सीक्वेंस क्या है, मार्च, दिसंबर, मार्च, ठीक है। टोटल इनकम देखिए 280, ठीक है, 277, ठीक ठाक इनकम है, चलो फाइन। देन खर्चे की भी बात करें तो 150
55, 150 सेम रेंज में है। सो प्रॉफिट है दोस्तों, आप देख सकते हैं अर्निंग है कंपनी का 131 करोड़, 128 करोड़, 125 करोड़। कंपनी कमाई शानदार करती है, बट पूरा खेल कहाँ पे पलट जाता है कि कंपनी ने बहुत भारी भरकम लोन लेके रखा हुआ है और इसीलिए उनको लोन का देखिए पेमेंट कितना इंटरेस्ट करना पड़ता है, ईएमआई देना पड़ता है, फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं 378 करोड़। बाप रे बाप, कंपनी कमाती कितना 131 और देना कितना पड़ता है 378। जो जितना भी प्रॉफिट अभी हम लोग देखकर खुश हो रहे थे, सब कुछ क्या हो गया, लॉस में तब्दील हो गया। 277 करोड़ का लॉस, 279 करोड़ का लॉस, 280 करोड़ का लॉस। एंड यही कहानी आगे भी डिलीवर हो जाती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट, मार्जिन्स, कंपनी का ईपीएस, सब कुछ खत्म। ईपीएस देखिए 1.42, 1.43, 1.44 नेगेटिव लॉस में देखने को मिल जाता है। सो यही कहानी बार बार चलती रहती है कि टीटीएमएल ये कंपनी प्रॉफिट तो कमा लेती है, बट अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट जो रहता है, जो लोन के तहत जो रीपेमेंट है, इसके चलते पूरा वाइप आउट यहाँ पे हो जाता है। सेम येस बैंक जैसी कहानी, येस बैंक भी प्रॉफिट तो कमा लेता है, बट उनका प्रोविजन इतना सॉलिड है कि उसके चलते पूरा प्रॉफिट ही उड़ जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे, विप्रो का एडीआर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, 3 सवा 3%। फिलहाल तो तेज़ी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मार्केट है ये 3 का 4 हो सकता है, 3 का 2 भी हो सकता है, बट आज के दिन हमारे मार्केट में विप्रो ने अच्छा किया क्योंकि बायबैक की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आगे क्या होगा, बायबैक होगा नहीं होगा, होगा तो कौन से रूट से होगा वो देखना इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से लगता है कि ओपन मार्केट वाला ही रहेगा, टेंडर के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। देन बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में ही जो आईपीओ देखने को मिला था कंपनी जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक, 13-14% जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ से अभी भी ये डाउन है। ठीक है, 13-14% से क्या ही फर्क पड़ता है, बट ये रिस्की टाइप की कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, भयंकर रिस्क है इसमें, बट देखा गया तो इंटरेस्टिंग कंपनी। इसके पहले भी मैंने इस स्टॉक को बहुत बार कवर यहाँ पे किया है। रशिया की ओर से मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि जब भी फार्मा सेक्टर में कभी भी कुछ दिक्कतें होगी, एमी ऑर्गेनिक, टार्सन जैसी कंपनी से को आप स्टडी कर सकते हो, बट अभी भी उस प्रकार का कोई एक्सपोजर अभी इन कंपनी को मिलते हुए देखने को नहीं मिला है। एनीवेज, आज के दिन एमी ऑर्गेनिक क्यों फोकस में यहाँ पे देखने को मिला है, बिकॉज एमी ऑर्गेनिक ने यहाँ पे क्या किया है, 55% वो यहाँ पे खरीद रहे हैं किसको, बाबा फाइन केमिकल्स को। ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये कंपनी अगर देखा गया तो ऐसा यहाँ पे क्यों कर रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वही अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बट ये बात बताई जा चुकी है कि इस चीज़ के चलते एमी ऑर्गेनिक कितना पे करेगी, 68 करोड़ 21 lakhs फॉर दिस डील एंड एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस डील। कितना टाइम लगेगा, लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा। ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। अभी ये जो कंपनी वो खरीद रहे हैं BFC, बाबा फाइन केमिकल्स, तो ये कंपनी करती क्या है, स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी काम करती है जो कि इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। मतलब एमी ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के जो इंडस्ट्री है उसमें फॉरे कर रही है, धावा बोल रही है, एंटर कर रही है। अगर मैं ऐसा भी बोल दूं तो भी कोई गलत नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखिए आगे भी वही लिखा हुआ है, एमी ऑर्गेनिक फॉरेट एंटर कर रही है इस सेक्टर में। कौन से वाले सेक्टर में, सेमीकंडक्टर। इतना इजी नहीं है दोस्तों सेमीकंडक्टर वाले सेक्टर में एंटर करना, बहुत ही हाईली कैपिटल चाहिए। अभी सेमीकंडक्टर भी देखा गया तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें एग्जैक्टली क्या काम करेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करनी पड़ने वाली है। सो ऑब्वियसली केमिकल से रिलेटेड काम यहाँ पे ज़रूर करेगी। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब हमें समझ में क्या आ जाता है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर ये भी कौन सा सेक्टर है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। इसके पहले भी ये सेक्टर था, ज़रूर था। अभी मोबाइल फ़ोन की बात करें तो इसमें भी चिप्स लगते ही थे, बट अभी देखा गया तो धीमे धीमे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ने जैसे यहाँ पे एंट्री ली है तो सेमीकंडक्टर का डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कंपनी के जो मैनेजमेंट रहते हैं उनके चीज़ें भी रहती थी कि गाड़ियों की डिमांड है, बट चिप्स का शॉर्टेजेस के चलते हम क्या कर पा रहे हैं, गाड़ियों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ही जोरों शोरों से आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। उसमें एमी ऑर्गेनिक भी एंटर यहाँ पे कर रहा है। तो चाहे तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एमी ऑर्गेनिक थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के थ्रू, स्पेशलिटी केमिकल के थ्रू एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि नियॉन केमिकल या फिर नियोजन केमिकल की बात करें तो इन्होंने भी क्या किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश की थी। कौन सा, जो बैटरी सेल्स जो रहते हैं उसमें हम लोग को इसकी एंट्री देखने को यहाँ पे मिली थी। मित्सुबिशी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी, जो कि जापानीज़ कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसमें पता क्या चलता है कि ये कौन कौन से सेक्टर में बड़े बड़े कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही है। ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी की बात करें, चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, ये सारे सेक्टर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। इनमें बड़े बड़े कंपनी अपना कैपेक्स कर रही है, इसमें वो एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि इसमें डिमांड उनको नज़र यहाँ पे आ रही है। तो ये हिडन पॉइंट होते हैं जो कि हम लोग को बिटवीन द लाइन समझ में आने चाहिए। देन बात करेंगे IEX। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते, सर IEX में क्या करें। बिल्कुल सिंपल सा गणित है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, राइट। तो जहाँ पे भी इन्होंने टॉप लेवल पे खरीदा होगा वो फिलहाल पछता रहे होंगे। तो अगेन कह रहा हूँ, टॉप लेवल पे खरीदना कोई पाप नहीं है दोस्तों, प्रोवाइडेड आपका विजन क्लियर होना चाहिए।
राइट। जैसे कि बहुत सारे लोग आज भी पूछ रहे थे RVNL क्या मैं अभी भी खरीदूँ? अगर आपका विजन है 5-10 साल का, अगर आपको लगता है रेलवे ग्रो करेगा तो आप खरीद लीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि खरीदना चाहिए मतलब तेज़ी देख ली खरीद लिया, सस्ता मिल रहा है अभी 40-50 डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है इसीलिए खरीद लिया, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। कंपनियां पावर जनरेट करती है, उससे रिलेटेड जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है, एंड इसके चलते जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी यहाँ पे लगता था, चार्जेस लगते थे, उससे रिलेटेड भी जो केस अटका हुआ था वो भी अभी इस कंपनी के फेवर में आ चुका है। तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि इन कंपनीज को टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। सिर्फ हम लोग क्या देखते तेज़ी ऐसा नहीं है, बहुत समय तक ये स्टॉक भाग नहीं रहा था। सो ये चीज़ें मल्टीपल टाइम चलती रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। कंपनी तो फैंटास्टिक है, कंपनी की बैलेंस शीट ज़बरदस्त है यहाँ पे, राइट, हाईली प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनी है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने जरूर कंसिडर करनी चाहिए। देन आखिरी स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री। अगेन रिलायंस का नाम क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि यस एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है कि रिलायंस 83% भाग सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक फॉरेन ब्रोकर कंपनी के नंबर्स देखकर उसको ये लग रहा है, एंड ऑब्वियसली ये 83% भागने की बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लगभग मोटा मोटी 4300 का टारगेट वो यहाँ पे दे रहे हैं। ये मैं नहीं दे रहा हूँ तो कौन दे रहा है ये टारगेट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें बोली जा रही है गोल्डमैन सैच की ओर से। यस दोस्तों, गोल्डमैन सैच की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अलग अलग यहाँ पे रीजंस प्रोवाइड किए हैं, एंड उन्होंने ये भी कहा, ये तो मतलब एक्सट्रीम चीज़ कही है कि अब ज़बरदस्त बुल रन अगर हुआ तो 4300 तक रिलायंस यहाँ पे भाग सकता है। वरना अगर देखा गया तो नॉर्मली इसमें आप देख सकते हो कि क्या बोला उन्होंने, गोल्डमैन सैच सजेस्टेड दैट द स्टॉक हैज़ 12%, मतलब 2065 तक भी हम लोग को नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली। अगर हम लोग डाउन साइड की भी बात करें तो बियर के हिसाब से, एंड अगर एक्सट्रीमली अच्छा रहा तो 83% की जंप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ठीक है, ब्रोकरेजेस अपना काम करते रहते हैं, ये आज बोलेंगे कल पलटेंगे, बट ओवरऑल देखा गया तो रिलायंस का जो फ्यूचर है वो अच्छा खासा ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कोई दिक्कत वाली बातें देखने को फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिल रही। जब तक मुकेश अंबानी यहाँ पे इस कंपनी में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं तब तक रिलायंस अच्छा ही काम करते हुए देखने को जरूर मिलेगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।